है दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल जीएस स्टडी। मेरा नाम है सोहेल और आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की जलवायु में शीत ऋतु, जो ठंड का मौसम आता है उसको पढ़ने वाले हैं हम। लेसन नंबर 17 में पढ़ा था इसके पहले, ये उसका पार्ट 2 है। उसमें हमने जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा था भारत में मानसूनी हवाओं के संबंध में कि शीत ऋतु में किस तरफ से चलती है हवाएँ और ग्रीष्म ऋतु में किस तरफ से चलती हैं हवाएँ। तो शीत ऋतु में हम पढ़ रहे हैं किस तरफ से चलती है हवाएँ। शीत ऋतु में हमने पढ़ा था कि शीत ऋतु में जो है हवाएँ ये है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर चलती है, मतलब इस तरफ, ठीक है, इस तरफ चलती है। तो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से मैं आपको यहाँ पर जो इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो इसके हर एक क्वेश्चन आते रहते हैं, जो मैं सारे टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ये सारे की सारे कवर किए जाते हैं। अगर आप इसे पढ़कर एग्ज़ाम में चले जाएंगे तो मेरा दावा है कि 60 से 70% आप जो है सवाल आपके सारे बैठ जाएंगे मैं जो पढ़ा रहा हूँ इसमें से। और बाद में हम कवर करेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, उनको भी हम कवर करेंगे सीरियल वाइज। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जैसे आप देख रहे होंगे, पृथ्वी को मैंने एक छोटा सा रूप बना दिया है कॉपी में, ऐसा ही आप बना लीजिएगा। ऊपर जो है उत्तरी ध्रुव और नीचे जो है दक्षिणी ध्रुव, इतना तो सभी आपको पता ही होगा। तो इस प्रकार से ऊपर की जो दिशा हो गई क्या हो गई, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, और इस तरफ हो गया पूर्व और ये हो गया पश्चिम, ठीक है। तो जो बीचों बीच हम पृथ्वी को फिर एक काल्पनिक रेखाएं खींचते हैं। मान लेते हैं कि पृथ्वी के बीचों बीच हम रेखा खींचते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा, ठीक है। भूमध्य रेखा खींचते हैं और उसके बाद में अक्षांश रेखाएं आपको पता है, भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं इसको, ठीक है। फिर इसे ऊपर बढ़ते जाते हैं हम अक्षांश रेखाओं के संबंध में। तो 23 सही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा आती है ऊपर की तरफ, उत्तरी ध्रुव की तरफ, तो उसे बोलते हैं अब कर्क रेखा। इसी प्रकार से भूमध्य रेखा से हम नीचे जाते हैं दक्षिणी ध्रुव की तरफ, तो 23 सही 1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या बोलते हैं, मकर रेखा, ठीक है। तो इन दोनों रेखाओं के बीच में जो क्षेत्र स्थित रहता है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का जो क्षेत्र होता है उसे बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है। इतना जो क्षेत्र है उसे कहेंगे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है सूर्य की जो किरणें हैं हमेशा वर्ष भर सीधी गिरती है, लंबवत गिरती है, ठीक है। तो ये जो है क्षेत्र होता है गर्म क्षेत्र रहता है, इसलिए उसे उष्णकटिबंधीय, उष्ण मतलब गर्म क्षेत्र, गर्म कटिबंध का क्षेत्र बोलते हैं इसे। इसके बाद में जो नीचे का हिस्सा रहेगा 66 सही 1/2 डिग्री अक्षांश तक, उसे बोलेंगे शीतोष्ण कटिबंध। बाद में आता है शीतोष्ण कटिबंध, या फिर 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में, 23 और 45 के बीच में जो क्षेत्र रहता है उसे कहेंगे उपोष्ण कटिबंध। 45 से लेकर 66 के बीच में रहेगा उसे कहेंगे शीतोष्ण कटिबंध, और 66 से लेकर 0 डिग्री दक्षिणी ध्रुव या उत्तरी ध्रुव तक जितना भी क्षेत्र रहेगा उसे कहेंगे शीत कटिबंध, ठीक है। तो अभी हमें तो सिर्फ पढ़ना है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र ही पढ़ना, इसीलिए मैं समझा देता हूँ आपको कि इन दोनों रेखाओं के बीच में जो क्षेत्र रहता है उसे कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ओके। तो हमें पता है भारत जो है उत्तरी ध्रुव में स्थित है, ठीक है। ये हो गया उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव में नहीं, माफ़ कीजिएगा, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। अगर हम पृथ्वी के बीचों बीच से एक लाइन रेखा से काट देते हैं पृथ्वी को, तो ऊपर का जो गोलार्ध रहेगा उसे कहेंगे उत्तरी गोलार्ध, क्योंकि ये उत्तर की दिशा में है, और नीचे का जो गोलार्ध रहेगा आधा गोलार्ध उसे कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो भारत जो है हमें पता है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में भी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। यहाँ से अगर हम पृथ्वी को एक खड़ी लाइन द्वारा भी काट देते हैं तो फिर एक पूर्वी गोलार्ध बन जाता है और एक पश्चिमी गोलार्ध है। तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी में भी कहाँ पे, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, तो इस दिशा में स्थित है। तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा के बीचों बीच स्थित है, ठीक है। कर्क रेखा जो है इसके बीचों बीच जा रही है, ओके। तो इस हिसाब से अगर हमने पढ़ा है कि इन दोनों रेखाओं के बीच में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है, तो आधा भारत जो है हमारा कहाँ पर आना चाहिए, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, और आधा भारत जो है उपोष्ण कटिबंध या शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आना चाहिए, जहाँ पर सूरज की किरणें वर्ष भर लंबवत नहीं गिरती। आधे भारत में वर्ष भर लंबवत गिरती है और आधे भारत में वर्ष भर लंबवत नहीं गिरती ऊपरी क्षेत्र में, ठीक है। ये तो हमें पता है, लेकिन यह जो पूरा भारत है हमारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। यहाँ की जलवायु जो है गर्म है। इसका कारण ये है कि भारत में जो है हिमालय स्थित है। हिमालय स्थित होने के कारण क्या है, जो ठंडी हवाएं ध्रुवों से चलती है, ध्रुवों पर जो है अपने
सूरज की किरणें पहुंच ही नहीं पाती, इसलिए वहाँ पर बर्फ़ पाई जाती है। बर्फ़ पाई जाने के कारण वहाँ से चलने वाली हवाएं स्थल खंडों की ओर आती है, ठीक है, गर्म क्षेत्रों की ओर आती है, क्योंकि हवा जो है, हवा का दाब जो है गर्म क्षेत्रों में कम होता है और ठंडे क्षेत्रों में बढ़ा हुआ रहता है। तो ठंडे क्षेत्रों से गर्म क्षेत्रों की ओर आती है हवाएं, लेकिन भारत में जो हिमालय स्थित है इस कारण से जो है हवाएं यहाँ पर वास्तविक रूप में हिमालय से टकराकर चीन की तरफ ही रह जाती है, मुड़ जाती है और भारत में प्रवेश नहीं कर पाती। इस कारण से जो है भारत की जलवायु गर्म बनी हुई रहती है। और साथ ही साथ हिमालय जो है हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से उठने वाली मानसूनी हवाओं को रुकवाकर पूरे भारत में वर्षा करवाता है, तो वर्षा भी होती रहती है। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की यही विशेषता है कि वर्ष भर जो है तापमान उच्च रहता है और वर्षा भी होती रहती है मानसूनी हवाओं से। तो इस कारण से जो भारत की जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी हो जाती है, ठीक है। और अब मैं बताऊंगा आपको शीत ऋतु कैसे होती है उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। दो रेखा हो गई, कर्क रेखा, मकर रेखा, बीच वाली रेखा हो गई भूमध्य रेखा। हमें पता है सूर्य जो है कभी भी एक दिशा में नहीं चमकता है, ठीक है। हमको ये लगता है कि सूरज जो है पृथ्वी के बीचों बीच यहाँ भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता रहेगा, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। सूरज जो है इन दोनों रेखाओं के बीच में दोलन करता है, कभी कुछ समय तक यहाँ पर चमकता रहता है, फिर धीरे धीरे वो अपनी स्थिति बदलता है, धीरे धीरे जाता है कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, ठीक है। 23 मार्च के आसपास यह कर्क रेखा पर पहुँच जाता है। 21 जून को ये कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है 21 जून को जो है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, इसीलिए भारत में 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है। उसके बाद में धीरे धीरे 21 जून के बाद में वापस नीचे खसकने लगता है, फिर भूमध्य रेखा पर आ जाता है, फिर भूमध्य रेखा से खसक कर नीचे मकर रेखा पर जाता है। तो यहाँ पर जो है 21 या 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन रहता है नीचे दक्षिणी गोलार्ध में। इसीलिए जो भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है 21 या 22 दिसंबर के आसपास जो है छोटा दिन होता है, सबसे छोटा उत्तरी गोलार्ध में। हमें पता होगा कि भारत में जो है सबसे छोटा दिन कहते हैं ना कि 21-22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है, इसी कारण से सबसे छोटा दिन होता है क्योंकि सूरज जो है मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, ठीक है। तो सूरज जहाँ जिस भी रेखा पर लंबवत चमकता है तो उस जैसे मान लीजिए कर्क रेखा पर लंबवत चमक रहा है जून के आसपास 21 जून को, तो जब तक यहाँ पर लंबवत चमकता रहेगा तो यहाँ पर जो है इस क्षेत्र की जो वायु जो रहेगी वह गर्म होकर ऊपर उठ जाएगी। गर्म होकर ऊपर उठने के कारण क्या होता है, वायु दाब जो है उस क्षेत्र का कम हो जाता है। कोई भी चीज़ अगर गर्म होकर ऊपर उठेगी तो वहाँ पर जो है वायु कम हो जाएगी, वायु दाब कम हो जाएगा। इस कारण से क्या होता है कि इस जो कमी जो होती है, इस कमी को पूरा करने के लिए जो हवाएं हैं दूसरे क्षेत्रों से इस तरफ बढ़ने लगती है, ठंडे क्षेत्रों से या जहाँ का तापमान कम है उस क्षेत्रों से हवा इस तरफ बढ़ने लगती है, इस तरफ बढ़ने लगेगी। यहाँ पर तापमान गर्म है, इस तरफ पूरा तापमान गर्म है, तो इस तरफ तापमान कम है, तो हवाएं जो है इस तरफ से इधर बढ़ने लगेगी, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन ऐसी क्यों होती है, बाद में हम फेरेल का नियम पढ़ेंगे। तो वायु जो है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की क्षेत्र की ओर बढ़ती है। तो ये गर्मी का मौसम है हमारा 21 जून के आसपास, ठीक है। 21 जून के बाद में सूरज इधर 21 जून में गर्मी बहुत हो गई तो हवाओं की दिशाएं क्या हो गई, इधर से इधर आने लग गई। इधर हिंद महासागर स्थित है, हिंद महासागर से भारत की ओर आएगी, तो 21 जून के बाद में हिंद महासागर से भारत की ओर आती है। इस कारण से ये जो भारत में वर्षा करती है जुलाई के आसपास, क्योंकि इसमें जो है नमी की मात्रा बहुत अधिक होती है। ये था हमारा गर्मी का मौसम और बारिश का मौसम, ठीक है। बाद में जो है सूरज जो है नीचे खसकने लगता है, ठीक है। सितंबर तक बीच में भूमध्य रेखा पर चमकता है, उसके बाद में आ जाता है हमारा दिसंबर में मकर रेखा पर चमकेगा। तो मकर रेखा पर चमकने के कारण क्या होता है, यहाँ पर वायुदाब सूरज लंबवत चमकता है, इस कारण से जो है गर्म होकर हवाएं ऊपर उठती है, वायुदाब कम हो जाता है, तो हवाएं किस ओर से चलेगी, इस ओर से इस ओर चलेगी, उच्च निम्न वायुदाब की ओर, इधर से इधर चलेगी, ठीक है। इधर से इधर चलने के कारण क्या होता है कि जो भारत में भी वायु की दिशाएं किसी हो जाएगी, इधर से चलेगी, ध्रुव से भारत की ओर आते हुए इधर आने की प्रयास करेगी मकर रेखा की तरफ। तो इस कारण से क्या होता है कि भारत में जो हिमालय खड़ा है, तो इस कारण से भारत में जो है ठंडी हवाएं पूरी तरीके से प्रवेश नहीं कर पाती, उसका कुछ हिस्सा प्रवेश कर लेता है, तो भारत में ठंडी का मौसम आ जाता है इस कारण से। और अगर हिमालय नहीं होता तो भारत में तो पूरी तरीके से हम कप आ जाते, ठंडी हो जाती। तो हिमालय के कारण जो वास्तविक सर्दी नहीं पड़ती, एक सामान्य सर्दी पड़ती है, क्योंकि सूरज जो है मकर रेखा पर चमकता है और यहाँ पर तापमान कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सूरज अगर चमकेगा इस नीचे की तरफ मकर रेखा की तरफ, तो सूरज की किरणें सीधी नहीं पहुँच पाएगी और
टेढ़ी पहुँचेगी। टेढ़ी पहुँचने के कारण क्या होता है, यहाँ पर तापमान कम हो जाता है। ठीक है, यह था हमारा ठंडी का मौसम। ठंडी का मौसम मैंने समझा दिया कि हिमालय के कारण वास्तविक ठंडी नहीं पड़ती, लेकिन जो जनरली सामान्य ठंडी पड़ती है वह पड़ती रहती है। ओके, तो यह था हमारी शीत ऋतु। अब ग्रीष्म ऋतु पढ़ेंगे इसके बाद में, ग्रीष्म और वापस से मानसूनी हवाएं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार ये सूरज जो हमारी अपनी दिशा बदलता रहता है, ठीक है, तो हमें दिखता क्यों नहीं है? तो आपने कभी देखने की कोशिश ही नहीं करी होगी, इसलिए सूरज आपको एक ही जगह पर उगता हुआ दिखता है। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो गर्मी के दिनों में जो सूरज उग रहा है या फिर सूरज जहाँ पे भी डूब रहा है, ठीक है, उगते हुए सूरज को कभी आप नहीं देख पाए, सोते रहते होंगे उस वक्त, तो डूबते हुए सूरज को देखना गर्मी के दिनों में। ठीक है, गर्मी के दिनों में अगर आप देखेंगे तो जो सूरज रहता है वह ठीक कर्क रेखा पर चमकता है। कर्क रेखा पर चमकने के कारण हमें यह उत्तर की दिशा में डूबता हुआ दिखेगा। जैसे मान लीजिए ये पश्चिम दिशा है, पश्चिम में आप देख रहे हो, ठीक है, पेन नहीं चल रही। जैसे मान लीजिए आप पश्चिम में देख रहे हैं, ठीक है, पूरी जो टीवी दिख रही है आपको पश्चिम की है। तो अगर आप पश्चिम में देख रहे हैं तो गर्मी के दिनों में देख रहे हैं तो सूरज किधर डूब रहा होगा, इधर हो जाएगी, ठीक है, ये हो गया पश्चिम हमारा, और इधर हो जाएगा दक्षिण और इधर हो जाएगा उत्तर। ठीक है, अगर पश्चिम दिशा में आप अगर देख रहे हैं तो आपके सीधे हाथ तरफ उत्तर की दिशा होगी और उल्टे हाथ तरफ दक्षिण की दिशा होगी। ठीक है, तो सीधे हाथ तरफ आपकी उत्तर की दिशा होगी और उल्टे हाथ तरफ आपकी दक्षिण की दिशा होगी। तो अगर गर्मी के दिनों में आप देख रहे हैं मार्च अप्रैल मई तक देखेंगे, मई जून तक, तो आपको सूरज इस तरफ खसका हुआ दिखाई देगा, इस तरफ डूबता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, इस तरफ उत्तर की तरफ, यहाँ पर नोटिस करना आपने, या फिर मोबाइल में फ़ोटो खींच के रख लेना। फिर बाद में जब आप सितंबर के आसपास देखेंगे तो सूरज इस दिशा से कुछ हटकर बीच में आकर चमकता हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब ये हो गया कि अब सूरज कहाँ पर आ गया, भूमध्य रेखा पर चमक रहा है। फिर इसके बाद में आप अगर इसे दिसंबर के आसपास देखेंगे तो सूरज जो है दक्षिण की ओर खिंचा हुआ दिखेगा, दक्षिण दिशा की ओर, यहाँ पर चमकता हुआ दिखाई देगा। आप तीनों महीने के तीनों फोटो खींच के रखना, फिर आपने मिलाना, आपको खुद को लगेगा कि यार हाँ सूरज अपनी जो है दिशा बदल रहा है। अब यहाँ पे डूब रहा था सितंबर में, यहाँ डूब रहा है भूमध्य रेखा पर, और दक्षिण में इस तरफ दिशा में डूब रहा है, मतलब ये हो जाएगी मकर रेखा। मकर रेखा पर डूब रहा है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि सूरज जो है अपनी दिशा बदल लेता है, अलग अलग रेखाओं पर अलग अलग समय में चमकता है। ठीक है, तो वर्षा का भी बारे में भी समझ लेते हैं कि शीत ऋतु में भी वर्षा होती है, जिसे हम सामान्य भाषा में मावठा बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए खास जो कारण है वह होती है जेठ धारा। जेठ धाराएँ क्या होती है कि क्षोभ मंडल हम पढ़ेंगे बाद में, वायुमंडल की एक सीमा होती है, धरातल से 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक एक लेयर होती है, उसे बोलते हैं क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में 10 से लेकर 12 या 6 से लेकर 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर, ठीक है, धरातल पर नहीं, 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो सक्रिय नालियों में ऐसी घुमावदार, ऐसी सांप के आकार की ऐसी बहती हवा, जो सक्रिय नालियों में बहुत तेज हवाएं बहती है, लगभग 120 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस प्रकार से हवाएं चलती है। ठीक है, सर्प बनाती हुई, सर्पिलाकार सांप जैसी चलती है। इन हवाओं को बोलते हैं जेठ धाराएं। 6 से लेकर 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलती है और इनकी जो दिशा होती है, और ये कहाँ पर चलती है, शीतोष्ण कटिबंध में। ठीक है, ये जो 23 सही, ये जो कर्क रेखा या 23 सही उत्तरी अक्षांश और 23 सही दक्षिणी अक्षांश है, इसके ऊपर चलती है, यहाँ पर चलती है, और 45 डिग्री के आसपास चलती है। 23 से 45 डिग्री के आसपास पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। ठीक है, ऊपर के हिस्से में ऐसे चलती है, पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। इन हवाओं को क्या बोलते हैं, जेठ धाराएं। और पश्चिम से पूर्व की ओर चलने के कारण इनका नाम क्या दे दिया, पछुआ जेठ धाराएं। ठीक है, तो भारत में नहीं चलती है, चीन की तरफ चलती है। चीन और उसके ऊपर का जो इलाका है, मंगोल हो गया, रूस हो गया, तो वहाँ चलती है। लेकिन शीत ऋतु में क्या होता है, जब सूरज मकर रेखा पर चमकता है तो इधर जो है निम्न तापमान हो जाने के कारण ये जो हवाएं जो चल रही चीन की तरफ चलती थी, ये थोड़ी और नीचे खसक के चलने लगती, क्योंकि नीचे तो जो यहाँ तो दाब कम हो गया और इधर दाब बढ़ गया, तो दाब को मेंटेन करने के लिए नीचे की ओर से चलती है, जिसके कारण से इनके रास्ते में आ जाता है हिमालय। ठीक है, हिमालय आ जाता है, तो हिमालय आ गया, यहाँ तक समझ लीजिए। इसके बाद में वापस से ले चलता हूँ मैं तुमको यूरोप में, पीछे चले चलते हैं यूरोप में। तो यूरोप में क्या होता है, शीत ऋतु में जब सूरज वो मकर रेखा पर चमकता है तो एक
चक्रवात या साइक्लोन या तूफान बनता है कहाँ पर? यूरोप में, भूमध्य सागर के ऊपर। यूरोप में है, यूरोप ऐसा है, आप देखेंगे मैप में देखेंगे, मैं बताऊंगा आपको कभी, ये ऐसा यूरोप है और बीच में एक समुद्र है, ठीक है, ये यूरोप के सारे देश हैं, बीच में समुद्र है, उसे बोलते हैं, समुद्र का जल घुस गया है उसे बोलते हैं भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर पर एक साइक्लोन बनता है, चक्रवात बनता है, तूफान बनता है, उसे बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ। इसे पश्चिमी विक्षोभ क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी जो दिशा होती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। सारी चीज़ें ये फेरल के नियम के हिसाब से ही चल रही है, ठीक है। फेरल का नियम बताऊंगा मैं आपको कि पश्चिमी विक्षोभ जो है फेरल के नियम के अनुसार पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होता है, इस प्रकार से यहाँ प्रवाहित होता है, ठीक है। भूमध्य रेखा से चलता है, भूमध्य सागर से चलता है, इसमें नमी की मात्रा होती है, ठंड के दिनों में चलता है, शीतोष्ण चक्रवात है ये, और ये पछवा जेठ धारा, ठीक है। चक्रवात बना, ऊपर उड़ के ऊपर आया और पछवा जेठ धाराएं चल रही 6 से लेकर 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर, तो ये उनके साथ में और तेजी के साथ में किधर आता है? भारत की ओर आता है, ठीक है। भारत की ओर क्यों आता है? शीत ऋतु में, क्योंकि शीत ऋतु में जो है पछवा जेठ धाराएं दो हिमालय से टकराकर दो धाराओं में बढ़ जाती है, एक आती है भारत में, एक चली जाती है चीन में। तो इन दो धाराओं में बढ़ने के कारण इनमें जो एक धारा तो है भारत में आ जाती है, तो उसमें जो अपना पश्चिमी जो विक्षोभ है उसमें जो नमी की मात्रा है, इस कारण से जो भारत है, भारत के कुछ इलाकों में वर्षा होती है, ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। कहाँ पर, कहाँ होती है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है। जम्मू कश्मीर में पहाड़ी इलाकों में हिम बर्फ़ के रूप में होती है, और जो मैदानी इलाके वहाँ पर बिहार तक वर्षा होती है, दिल्ली बिहार वहाँ तक वर्षा होती है, राजस्थान पंजाब हो गया। तो यहाँ पर जो है शीत ऋतु में वर्षा होती है, ठीक है। कभी आए समाचार में कि शीत ऋतु में वर्षा हो रही है दिल्ली और आसपास, तो समझ जाना कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण हो रही है, ठीक। इसी प्रकार से हमने पढ़ा कि शीत ऋतु में जो है वायु की दिशा कैसी हो जाती है? इस प्रकार से हो जाती है, यहाँ से यहाँ चलती है, उत्तरी ध्रुव से मकर रेखा की तरफ या कर्क रेखा से मकर रेखा की तरफ चलती है। इस दिशा में दौड़ने के कारण क्या होता है कि जो स्थल खंड से चलने वाली हवाएं रहती है, चीन से चलेगी हवाएं, भारत में घुसेगी, लेकिन जो चीन से चलने वाली हवाएं जब बंगाल की खाड़ी के ऊपर से जाती है तो यहाँ से आर्द्रता कलेक्ट करती है, आर्द्रता मतलब नमी कलेक्ट करती है, और कहाँ टकराती है? जब कोरोमंडल तट से टकराती है, ये वाला जो तट हो गया कोरोमंडल तट हो गया तमिलनाडु का, वहाँ पर टकराती है, नमी होने के कारण वहाँ पर वर्षा कर देती है। तो शीत ऋतु में दो भागों में वर्षा होती है भारत में। कहाँ कहाँ होती है? पहाड़ी इलाकों में, मैदानी राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, और कोरोमंडल तट पर जो होती है कौन सा? उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। इसकी दिशा कैसे? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम होती है, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण हवा वर्षा होती है। ये सारी चीज़ें मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो पिछले वीडियो जाकर देख लीजिए भारत की जलवायु में, उसमें आपको अच्छे तरीके से और समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो मैंने अभी समझाया वही लिखा है। पछवा जेठ धारा क्या होती है? क्षोभ मंडल में 6 से 12 किलोमीटर में सक्रिय नालिकार विसर्प के रूप में चलती है, मतलब विसर्प के रूप में ऐसे ही चलती है, सांप जैसा चलता है ऐसी चलती है। गति इनकी 120 से 160 किलोमीटर, और दिशा जो होती है पश्चिम से पूर्व की ओर। फिर इसके बाद में पश्चिमी विक्षोभ पड़ा है, क्या होता है? शीतोष्ण चक्रवात या तूफान होता है शीतोष्ण क्षेत्र का। कहाँ पर बनता है? भूमध्य सागर के ऊपर, यूरोप में, शीत ऋतु में। पछवा जेठ धारा के साथ कहाँ आ जाता है? पूर्व की ओर आता है। पश्चिमी विक्षोभ से भारत के उत्तरी भाग क्यों आता है भारत में? क्योंकि हिमालय से टकराकर दो दिशाओं में बढ़ जाता है, एक भाग जो है भारत में आ जाता है, दूसरा चीन तरफ चला जाता है। कहाँ पर वर्षा होती है? पहाड़ी राज्यों में हिमपात के रूप में, और मैदानी राज्यों में बिहार तक वर्षा होती है, ठीक है। और इसके बाद में उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा भी वर्षा होती है। कहाँ पर? मैंने पढ़ाया कि बंगाल की खाड़ी से जो आर्द्रता कलेक्ट करती है, और उत्तर पूर्वी मानसून जो है कहाँ पर वर्षा करता है? कोरोमंडल तट पर। कोरोमंडल तट कहाँ पर? तमिलनाडु में कोरोमंडल तट पर वर्षा करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके बाय, टेक केयर।